हेलो फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं बायोफार्मास्यूटिक्स यूनिट 1 पार्ट 3। लास्ट पार्ट में हमने क्या कवर किया था? मैकेनिज्म ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन, मतलब जो भी हम ड्रग जीआईटी के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका मैकेनिज्म किस किस प्रोसेस से होगा वो हमने स्टडी किया था। इसमें हमें क्या देखना है? फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्रग अब्जॉर्प्शन थ्रू जीआईटी, मतलब हम जो भी ड्रग हमने एडमिनिस्ट्रेशन किया है जीआईटी के थ्रू, उस ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो भी अब्जॉर्प्शन होता है उस पर कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं थ्रू जीआईटी। ऐसे क्यों बोला है? क्योंकि अब्जॉर्प्शन उन्हीं ड्रग का होगा जो हमने जीआईटी से एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अगर हम कोई ड्रग पैरेंटरली ले रहे हैं तो उसका अब्जॉर्प्शन क्यों होगा? अब्जॉर्प्शन का मतलब ही है कि ड्रग का मूवमेंट होना सिस्टमिक सर्कुलेशन में। देन हम पैरेंटरली अगर कोई ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मतलब वो ड्रग डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में जा रही है, इसलिए उसका अब्जॉर्प्शन देखने की ज़रूरत नहीं है हमें, या फिर उसके कौन से फैक्टर देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस हम जीआईटी के थ्रू जो भी ड्रग हम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनके अब्जॉर्प्शन और उनके फैक्टर कौन से हैं वो देखने हैं। देन पहला फैक्टर है फार्मास्यूटिकल फैक्टर। फार्मास्यूटिकल फैक्टर मतलब जो भी हमने सूटिक्स में देखा था उस बेसिस पे फैक्टर रहेंगे, जैसे कि फिजियोकेमिकल फैक्टर ड्रग के एंड डोसेज फॉर्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड जो भी हम देखो अभी ड्रग बनाने के लिए हमें क्या लगता है, इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, एडिटिव्स लगते हैं, उसके कोई फैक्टर्स रहते हैं, और हमारे ड्रग जो भी ड्रग सब्सटेंस रहती है, एपीआई रहते हैं, उसके कुछ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ रहते हैं। फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स में ये दो आएंगे। देन उसके बाद दूसरा है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, एंड कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं अब्जॉर्प्शन, मतलब हम ड्रग खा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उसका अब्जॉर्प्शन जो होगा उसके ऊपर भी कुछ फैक्टर अफेक्ट करते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा फार्मास्यूटिकल फैक्टर अफेक्ट करते हैं ड्रग के बेसिस पे, एंड ये है अगर हम कोई पेशेंट को अगर दे रहे हैं तो उस पेशेंट के कौन से ऐसे फैक्टर है वो अफेक्ट करेंगे, उसकी एज अफेक्ट करेगी, उसकी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम अफेक्ट करेगा, उसका ये सारा हम पढ़ेंगे। पहले तो आते हैं शुरू से। देखो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब हमने इंडस्ट्रियल फार्मेसी में लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था कि ड्रग के फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी क्यों करते हैं। कोई हमें इफेक्टिव डोसेज फॉर्म बनाना होता है या फिर कोई स्टेबल डोसेज फॉर्म बनाना होता है, देन उसके डोसेज फॉर्म बनाने से पहले हम जो भी स्टडी करते हैं उसे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। उसमें फर्स्ट ड्रग सॉल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन ड्रग, मतलब यहाँ पे सॉल्युबिलिटी देखेंगे हम उस ड्रग की, एंड उस ड्रग का डिसोल्यूशन रेट देखेंगे। यहाँ पे सेकंड है उसका टाइप पार्टिकल साइज, मतलब जो भी ड्रग है हमारा, जो भी एपीआई है उसका पार्टिकल साइज, एंड इफेक्टिव सरफेस एरिया, उसका कौन सा इफेक्टिव इसका हम सारे डेफिनेशन देखेंगे। देन पॉलीमॉर्फिज्म, ये जो भी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज लास्ट आईपी में हमने ऑलरेडी स्टडी की थी, फिर भी यहाँ पे हमने थोड़ा उसका स्टडी करना है। देन उसके बाद ये सारे फैक्टर्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी फॉर्म ऑफ ड्रग, सीडोपॉलीमॉर्फिज्म, लिपोफिलिसिटी ऑफ ड्रग, पीके देखेंगे एंड पीएच। देन स्टेरियोकेमिकल नेचर देखेंगे, स्टेरियोकेमिकल नेचर। देन उसके बाद यहाँ पे क्या बोला था हमने, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग सब्सटेंस। यहाँ पे क्या देखना है, जो भी हम डोसेज फॉर्म बनाए हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसके फार्मास्यूटिकल जो भी इंग्रेडिएंट हमने उसके अंदर ऐड किए हैं डोसेज फॉर्म के अंदर, उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे देखने हैं हमको। उस डोसेज फॉर्म का डिसोल्यूशन टाइम, डिसइंटीग्रेशन टाइम, मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल, पॉलीमॉर्फिज्म एंड अमॉर्फिज्म, मतलब ये ऐसे फैक्टर हैं जो कि अब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे उनकी स्टडी कर रहे हैं। नेचर एंड टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म, मतलब किस टाइप का डोसेज फॉर्म है, जैसे कि सॉलिड है, लिक्विड है, वो भी मतलब इफेक्ट करता ना। जैसे कि अगर हमारा लिक्विड टाइप का डोसेज फॉर्म है जो हम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो अच्छे से ऑब्जर्व होगा। उसके बाद प्रोडक्ट एंड स्टोरेज कंडीशन, उसके बाद पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर में क्या आता है, उस पेशेंट की एज, उस पेशेंट का गैस्ट, अगर कुछ ड्रग ऐसे रहते हैं जो कि बिना खाए हुए अच्छे से ऑब्जर्व होते हैं, डिजोल्व होते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं, एंड कुछ ड्रग ऐसे रहते हैं मतलब उसके लिए हमें खाना ही पड़ता है, मतलब हमारे जो भी स्टमक है उसमें फूड रहना ज़रूरी होता है। तो वो देखें हम, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम देखेंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पीएच, एंड पीएच भी अफेक्ट करता है अब्जॉर्प्शन पे। जैसे कि अगर हमारे जो भी स्टमक है उसका पीएच रहता है एसिडिक, देन वहाँ पे बेसिक ड्रग डिजोल्व होंगे, अच्छे से अब्जॉर्व होंगे। देन उसके बाद इंटेस्टाइन का पीएच होता है बेसिक, देन वहाँ पे एसिडिक ड्रग अच्छे से डिजोल्व होंगे। देन उसके बाद डिसीज स्टेट,
अगर उस पेशेंट को कुछ डिसीज़ है देन वो डिसीज़ भी अब्जॉर्प्शन के रेट पे अफेक्ट करेगा। ब्लड फ्लो थ्रू जीआईटी एंड ब्लड भी अफेक्ट करता है अब्जॉर्प्शन पे। देन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कंटेंट, कॉन्ट्रैक्ट टाइम, देन प्री सिस्टमेटिक मेटाबॉलिज्म, ये सारे पॉइंट हमें ओवरऑल स्टडी करने हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स के लिए कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि अब्जॉर्प्शन पे अफेक्ट कर रहे हैं, ड्रग के अब्जॉर्प्शन पे अफेक्ट कर रहे हैं थ्रू द जीआईटी। देन हमने बोला है कि 2 होते हैं, फार्मास्यूटिकल फैक्टर एंड पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। फार्मास्यूटिकल में 2 फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग एंड डोसेज फॉर्म की कैरेक्टरिस्टिक। देन उसके बाद पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, ऐसे हम मेंशन कर देंगे नॉर्मली 5 मार्क्स में भी अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो। अभी हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल फैक्टर, उसमें भी फिजियोकेमिकल जो भी फैक्टर्स हैं वो देखने वाले हैं। फर्स्ट है ड्रग सॉल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट। अभी तो पहले हमें ये पता रहना चाहिए कि 2 टाइप के ड्रग रहते हैं, हाइड्रोफिलिक ड्रग, लिपोफिलिक ड्रग। जो भी हाइड्रोफिलिक ड्रग रहते हैं वो अच्छे से डिज़ोल्व हो सकते हैं वाटर में, क्योंकि उनका नेचर हाइड्रोफिलिक है। देन वो जो भी हम जीआईटी में जाने के बाद वो अच्छे से डिज़ोल्व हो सकते हैं। बट जो लिपोफिलिक ड्रग रहते हैं वो डिज़ोल्व कम होते हैं, क्योंकि उनका नेचर लिपिड सॉल्युबल रहता है। बट जो हाइड्रोफिलिक ड्रग रहते हैं वो अच्छे से डिज़ोल्व हो सकते हैं, बट परमिएट जो भी सेल मेम्ब्रेन है, जो भी जीआईटी की मेम्ब्रेन है, वहाँ से परमेबल इनकी कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि हमारी जो भी सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बनी हुई रहती है, लिपिड के जो भी बाइलेयर है उससे बनी हुई रहती है। इसलिए हाइड्रोफिलिक ड्रग का परमेशन कम होगा बट डिज़ोल्यूशन ज़्यादा होगा। लिपोफिलिक ड्रग का डिज़ोल्यूशन कम होगा, डिज़ोल्यूशन स्लो होगा, बट परमेशन ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि लिपोफिलिक ड्रग लिपिड के मेम्ब्रेन से ईजीली मतलब अब्जॉर्व हो सकती है, क्रॉस कर सकती है उस लिपिड के मेम्ब्रेन को। देन उसके बाद हमें सॉल्युबिलिटी पढ़ना है। सॉल्युबिलिटी पढ़ने के लिए बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम हमें लास्ट आईपी में ही पढ़ाया गया था। बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन, इनमें हमें क्या कंपेयर करना पड़ता है? सॉल्युबिलिटी, परमेबिलिटी एंड देन उसके बाद हमारा मेन मोटो क्या है यहाँ पे कि हमें क्या करना है। सॉल्युबिलिटी भी पढ़ रहे हैं, डिसोल्यूशन पढ़ रहे हैं, बट एंड में हमें कितना अब्जॉर्प्शन हो रहा है वो पैटर्न को हमें निकालना है। इसलिए बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम थोड़ा सा डीप में देखेंगे कि क्या है। देखो, बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं? बीसीएस क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं फॉर द ड्रग्स। ये बीसीएस क्लासिफिकेशन क्यों है? हमें सॉल्युबिलिटी, परमेबिलिटी एंड एंड में हमें ऑब्जॉर्प्शन पैटर्न पता करना है, इसलिए बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। और हम इसीलिए सॉल्युबिलिटी के जो भी पॉइंट में हम बीसीएस क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। देखो, हमारा जो भी सॉलिड डोसेज फॉर्म है उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया, डीएग्रीगेशन हो गया, देन उसका सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स में फॉर्मेशन, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स बन गए उसके। देन उसके बाद डिसइंटीग्रेशन के बाद डिसोल्यूशन होगा। डिसोल्यूशन के बाद, डिसोल्यूशन का मतलब ही क्या है? जो भी ड्रग है हमारा अच्छे से सोल्यूशन में, जहाँ से हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किए जीआईटी के थ्रू, वहाँ पे उसका अच्छा सा सोल्यूशन बन जाना उस ड्रग का, वहाँ के जो भी सॉल्वेंट है वहाँ पे। फिर उसके बाद क्या होगा? अभी ड्रग का सोल्यूशन बन गया एट द एब्जॉर्प्शन साइट। फिर उसके बाद वो ड्रग परमिएट होगी अक्रॉस द बायोमेम्ब्रेन, जो भी हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है जीआईटी की, वहाँ से ब्लड में जाने के लिए वो जो भी ड्रग है परमिएट करेगी, देन बॉडी में जाएगी। यहाँ पे ये देखो क्या क्या लिखा है यहाँ पे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मैंने आपको ऊपर अभी बोला था डिसोल्यूशन किस ड्रग का कम होगा? जो भी लिपोफिलिक ड्रग है उस ड्रग का डिसोल्यूशन कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि जो भी हमारा क्या बोलते हैं सोल्यूशन रहता है उसमें लिपोफिलिक ड्रग अच्छे एज कम्पेयर टू हाइड्रोफिलिक ड्रग उतना डिसॉल्व नहीं होगी, इसलिए उसका डिसोल्यूशन कम होता है। तो यहाँ पे लिपोफिलिक ड्रग का रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ लिपोफिलिक ड्रग डिसोल्यूशन होगा। एंड मैंने आपको क्या बोला था? जो भी हाइड्रोफिलिक ड्रग रहते हैं उनका परमिएबिलिटी कम रहती है, क्योंकि हमारी सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बाइलेयर से बनी हुई है, इसलिए हाइड्रोफिलिक ड्रग अच्छे से परमिएट नहीं हो सकते एज कम्पेयर टू लिपोफिलिक ड्रग। हाइड्रोफिलिक ड्रग का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा? परमिएशन, क्योंकि हमारा जो भी हाइड्रोफिलिक ड्रग है वो एज कम्पेयर टू लिपोफिलिक ड्रग अच्छे से परमिएबल नहीं हो सकता है, इसलिए उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप परमिएशन है। देन हमारा जो भी लिपोफिलिक ड्रग है वो अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो सकता एज कम्पेयर टू हाइड्रोफिलिक ड्रग, इसलिए इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप डिसोल्यूशन वाला है। देन उसके बाद देखो यहाँ पे एक चार्ट है
जो कि BCS क्लासिफिकेशन का चार्ट है ड्रग्स के सॉल्युबिलिटी, परमेबिलिटी, अब्जॉर्प्शन निकालने के लिए बनाया हुआ है। इसमें जो भी 4 क्लास है, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में हमें लिखना है सॉल्युबिलिटी, उसके बाद परमेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी परमेबिलिटी के ऊपर हम अब्जॉर्प्शन पैटर्न निकालेंगे। देन फर्स्ट में अभी यहाँ पे ट्रिक बताती हूँ मैं कैसे, सॉल्युबिलिटी परमेबिलिटी ऐसे पहले तो कॉलम, पहले तो इस ट्रिक में सॉल्युबिलिटी फर्स्ट में होनी चाहिए, देन उसके बाद परमेबिलिटी, देन उसके बाद अब्जॉर्प्शन। सॉल्युबिलिटी में क्या, हाई लो, मतलब एक बार हाई, एक बार लो, एक बार हाई, एक बार लो। देन उसके बाद परमेबिलिटी में क्या करना है, हाई देन लो। उसके बाद देखो अगर अच्छे ड्रग हमारा अच्छे से सॉल्युबल है, हाई सॉल्युबिलिटी है, हाई परमेबिलिटी है, तो उसका अब्जॉर्प्शन भी कैसे होगा, वेल अब्जॉर्ब्ड होगा। देन लो सॉल्युबिलिटी एंड परमेबिलिटी हाई अगर है, देन उसका अब्जॉर्प्शन पैटर्न कैसे होगा, वेरिएबल होगा। देन हाई सॉल्युबिलिटी एंड लो परमेबिलिटी है, तो उसका अब्जॉर्प्शन पैटर्न कैसा होगा, वेरिएबल होगा। एंड सॉल्युबिलिटी भी लो है, परमेबिलिटी भी लो है, देन वो ड्रग पुअरली अब्जॉर्ब होगा, मतलब अब्जॉर्ब ही नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द थोड़ा सा अब्जॉर्ब होगा। देन उसके बाद यहाँ पे रेट लिमिटिंग स्टेप दिया हुआ है अब्जॉर्प्शन पे, कौन से रेट लिमिटिंग स्टेप है याद रखिएगा तो भी चलेगा, नहीं तो इतना कॉलम काफ़ी है। और यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं। अभी यहाँ सेकेंड फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज दिखनी है, मतलब वो फैक्टर जो कि अब्जॉर्प्शन पे अफेक्ट कर रहा है, कौन सा है, पार्टिकल साइज एंड इफेक्टिव सरफेस एरिया ऑफ द ड्रग। यहाँ मतलब हमें नॉर्मली पता है जितना पार्टिकल साइज कम होगा उतना उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा मतलब अच्छे से डिसॉल्व होगा। इफेक्टिव सरफेस एरिया यहाँ पे क्या बोला है देखो, स्मॉलर द ड्रग पार्टिकल्स, जितना ज़्यादा ड्रग पार्टिकल स्मॉल होगा ग्रेटर द सरफेस एरिया। और यहाँ पे 2 डेफिनेशन दी हुई है, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर्स में क्या दिया हुआ है, इफेक्टिव सरफेस एरिया मतलब क्या, पहले तो एब्सोल्यूट सरफेस एरिया मतलब क्या, देन इफेक्टिव सरफेस एरिया मतलब क्या, वो 2 भी बताऊंगी मैं। एब्सोल्यूट सरफेस एरिया मतलब विच इज़ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, हमारे सोल्यूशन में जितना भी सॉलिड है उनका, जितना अमाउंट में सॉलिड है उनका पूरा टोटल सरफेस एरिया मतलब एब्सोल्यूट सरफेस एरिया। देन इफेक्टिव सरफेस एरिया मतलब हम 1 mg कोई ड्रग पार्टिकल गिवन अमाउंट, गिवन जो भी सॉल्वेंट है उसमें हम डिज़ोल्व कर रहे हैं, देन पूरा 1 mg डिज़ोल्व होगा क्या, नहीं होगा। 1 mg में से थोड़ा सा 0.5 mg अगर डिज़ोल्व होगा, जितना डिज़ोल्व हुआ है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिव सरफेस एरिया। इफेक्टिव सरफेस एरिया इज़ द एरिया विच इज़ एक्सपोज्ड ऑल डिसोल्यूशन मीडियम, मतलब जितना वो अंदर जाके एक्सपोज होगा, कि जितना अमाउंट में एक्सपोज होगा उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव सरफेस एरिया। देन लार्जर द सरफेस एरिया हायर द डिसोल्यूशन रेट, यहाँ पे बोला है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना हायर डिसोल्यूशन रेट होगा। देन उसके बाद हमें थर्ड प्रॉपर्टी सीखनी है इसकी, पॉलीमॉर्फिज्म एंड अमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म ये एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है। इसकी डेफिनेशन सिंपल है एकदम, अ सब्सटेंस हैविंग मोर देन 1 फॉर्म, अगर कोई सब्सटेंस एग्जिस्ट कर रहा है मोर देन 1 फॉर्म, एक फॉर्म से ज़्यादा स्ट्रक्चर में, देन उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। और एक क्रिस्टलाइन जो भी सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टी है। अमॉर्फिज्म ये किसकी प्रॉपर्टी है, जो नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं उनकी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हमें नॉर्मल सा लिख देना है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस शो पॉलीमॉर्फिज्म एंड नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस शो अमॉर्फिज्म। देन यहाँ पे उसके बेसिस पे ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन, मतलब कौन से ड्रग अच्छे से डिजोल्व हो सकते हैं। जो भी अमॉर्फिज्म वाले जो भी सब्सटेंस रहते हैं, अमॉर्फस सब्सटेंस, वो अच्छे से डिजोल्व होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जो अमॉर्फस सब्सटेंस रहते हैं वो इरेगुलर शेप के रहते हैं एक तो, एंड पूरे स्मॉल पार्टिकल पाउडर में रहते हैं, इसीलिए अच्छे से डिजोल्व हो सकते हैं। देन उसके बाद मेटास्टेबल, स्टेबल वाले, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन दिया हुआ है। देन उसके बाद सीडो पॉलीमॉर्फिज्म। सीडो पॉलीमॉर्फिज्म ये बहुत बार हमने नाम सुना है। सीडो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या है, यहाँ पे तो मेन 2 पॉइंट को हमें कंसिडर करना है, हाइड्रेट्स एंड सॉल्वेट्स। हाइड्रेट्स मतलब क्या, सॉलिड मतलब क्या, वो देखते हैं पहले। इन क्रिस्टल लैटिस ऑफ सॉलिड, जो भी हमारे क्रिस्टल हैं, क्रिस्टल जो भी लैटिसेस है क्रिस्टल के अंदर, अगर वहाँ पे एज अ सॉल्वेंट के रूप में वाटर प्रेजेंट है, इन क्रिस्टल लैटिस ऑफ सॉलिड प्रेजेंट वाटर एज अ सॉल्वेंट नोन एज अ हाइड्रेट्स। और जो भी हमारे क्रिस्टल लैटिस है, अगर वहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्रेजेंट है एज अ सॉल्वेंट,
ऑर्गेनिक नेचर का अगर सॉल्वेंट प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेट्स बोलते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है स्यूडोपॉलीमॉर्फिज्म की। सॉल्वेट्स कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म। अगर कोई सॉल्वेट एग्जिस्ट कर रहा है डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में तो उसको बोलते हैं हम स्यूडोपॉलीमॉर्फ, एंड उसके फिनोमिना को बोलते हैं स्यूडोपॉलीमॉर्फिज्म। मतलब हमें स्यूडोपॉलीमॉर्फिज्म में क्या स्टडी करना है, वहाँ पे एक तो होते हैं दो पार्ट, हाइड्रेट्स रहते हैं, सॉल्वेट्स रहते हैं। अगर हमारे पास कोई क्रिस्टल है और उसके लैटिस में अगर सॉल्वेंट वाटर है, अगर हमारे पास समझो ये हमारे पास एक क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल लैटिसेस अगर अरेंजमेंट रहती है ना इसे क्रिस्टल लैटिस की, अगर यहाँ पे सॉल्वेंट एज अ वाटर के रूप में प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे हम हाइड्रेट्स। अगर इस क्रिस्टल में अगर जो सॉल्वेंट है वो ऑर्गेनिक नेचर का अगर रहेगा तो उसको बोलेंगे सॉल्वेट्स। ये जीपैट के पॉइंट ऑफ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद सॉल्वेट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म। अगर कोई सॉल्वेट एग्जिस्ट कर रहा है डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में उसको बोलते हैं हम स्यूडोपॉलीमॉर्फ। देन उसके बाद सॉल्युबिलिटी देखेंगे हम। सॉल्युबिलिटी कैसी है, सॉल्युबिलिटी अनहाइड्रस जो भी सब्सटेंस रहते हैं, मतलब वहाँ पे हाँ वाटर का कोई नेचर नहीं रहता है, वो सब्सटेंस अच्छे से सॉल्युबल हो सकते हैं। देन उसके बाद हाइड्रस वाले, सॉल्वेट, नॉन सॉल्वेट। ये देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी है फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी जो कि अब्जॉर्प्शन पे, सॉल्युबिलिटी पे अफेक्ट कर रही है। साल्ट फॉर्म ऑफ ड्रग। कोई कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जिसका सॉल्युबिलिटी लेस होती है, देन उसका हमें साल्ट बना के उसकी सॉल्युबिलिटी हम इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया है वीक एसिड, वीक बेस जो ड्रग रहते हैं उसके जो भी डिसोसिएशन पुअर रहता है इसलिए वो अच्छे से सॉल्युबल नहीं हो पाते, लेकिन उसका जो साल्ट रहता है उनकी जो भी डिसोसिएशन पावर है वो इंक्रीज होती है, सो उनकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। फिर ड्रग्स आर मोर सॉल्युबल एंड हैज़ ग्रेटर डिसोल्यूशन रेट इन देयर साल्ट फॉर्म। जो भी हम ड्रग ले रहे हैं और उसका साल्ट बना रहे हैं तो साल्ट बनाने के बाद उसका जो भी मोर सॉल्युबल होंगे वो ड्रग मोर सॉल्युबल होंगे एंड उसका जो भी डिसोल्यूशन रेट होगा वो भी ग्रेटर होगा, यही बोला गया है यहाँ पे। देन उसके बाद 6th पॉइंट फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी का, ड्रग पीके एंड लिपोफिलिसिटी। मतलब यहाँ पे हमें जो भी ड्रग है उसका पीके निकालना है एंड उसकी लिपोफिलिसिटी। पीके मतलब जो भी एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट रहता है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट रहता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है यहाँ पे हमें पीके को इजीली स्टडी करने के लिए एज पीएच कंसिडर करेंगे। जैसे कि पीएच इज इक्वल टू पीके, अगर हम ऐसे कंसिडर करके आगे पढ़ रहे हैं तो कैसे होगा। स्ट्रॉन्ग द बेस, अगर कोई बेस है जो कि स्ट्रॉन्ग है उसकी पीएच की वैल्यू कैसे रहेगी, हाई रहेगी। देन उसी का मतलब क्या है, हायर द पीके वैल्यू। मतलब हम पीएच को पीके कंसिडर करके स्टडी कर रहे हैं तो हमें इजीली याद रहेगा ये वाला पॉइंट। स्ट्रॉन्ग द बेस देन हायर द पीके वैल्यू। स्ट्रॉन्ग द एसिड, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है देन पीएच कैसा रहेगा, लो रहेगा, इसलिए लोअर द पीके वैल्यू। अमाउंट ऑफ ड्रग आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड इन अ सोल्यूशन इज कैलकुलेटेड बाय हेंडरसन-हैसेलबच इक्वेशन। अगर हमें एक सोल्यूशन में कितना अमाउंट ड्रग आयोनाइज्ड हुआ है और कितना अमाउंट ऑफ ड्रग अनआयोनाइज्ड है वो कैलकुलेट करना है तो हेंडरसन-हैसेलबच इक्वेशन का यूज़ करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास वीक एसिड है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग आयोनाइज्ड ड्रग डिवाइडेड बाय अनआयोनाइज्ड ड्रग। अगर हमारे पास वीक बेस एज ए ड्रग है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग अनआयोनाइज्ड ड्रग डिवाइडेड बाय आयोनाइज्ड ड्रग। और यहाँ पे नीचे पीके के रिलेटेड अब्जॉर्प्शन दोनों का रिलेशन दिखाया हुआ है। इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग पीके एंड जीआई पीएच ऑन अब्जॉर्प्शन, मतलब जो भी ड्रग का पीके अब्जॉर्प्शन पे कैसा इन्फ्लुएंस होता है, मतलब क्या इफेक्ट दिखाता है। जैसे कि यहाँ पे पीके वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पे इन्फ्लुएंस मतलब क्या इफेक्ट हो रहा है। अगर हमारे पास वेरी वीक एसिड है मतलब पीके की वैल्यू 8 से कम होगी। फिर वेरी वीक एसिड है तो ये क्या होते हैं, अनआयोनाइज्ड एट ऑल पीएच, मतलब हर पीएच पे ये अनआयोनाइज्ड होते हैं, आयोनाइजेशन नहीं होता है इनका। अनआयोनाइज्ड मतलब क्या है, ऐसे ड्रग जो कि अनआयोनाइज्ड मतलब ऐसे ड्रग जो कि हर पीएच पे अब्जॉर्व होंगे। जो भी जीआईटी के हमारे पास एंटायर लेंथ है, यहाँ पे बोला देखो, अनआयोनाइज्ड एट ऑल पीएच ऑब्जर्व स्ट्रॉन्ग द एंटायर लेंथ ऑफ जीआईटी। जीआईटी की जो भी एंटायर लेंथ है वहाँ से अच्छे से ये ऑब्जर्व हो सकते हैं। जो भी मॉडरेटली वीक एसिड है, मॉडरेटली वीक एसिड मतलब
जो भी मिडल वाले वीक एसिड रहते हैं उनका पीके की वैल्यू कितनी रहती है, 2.5 से 7.5 रहती है। ये क्या होते हैं, अनआयनाइज्ड इन गैस्ट्रिक पीएच। मॉडरेटली वीक एसिड गैस्ट्रिक पीएच के अनआयनाइज होते हैं, मतलब जो भी गैस्ट्रिक पीएच होता है उस पर अनआयनाइज होते हैं। एंड आयनाइज्ड इंटेस्टिनल पीएच, देखो अभी नॉर्मली हम क्या बोल सकते हैं, जो भी एसिड होगा अगर उसको आयोनाइज होना है तो उसको बेसिक मीडियम चाहिए, इसीलिए मॉडरेटली वीक एसिड इंटेस्टिनल का पीएच कैसा होता है, बेसिक होता है, इसलिए बेसिक पीएच पे आयोनाइज्ड होते हैं। और गैस सेम अगर हमारे पास वीक एसिड है मॉडरेटली और हम उसको वही एसिडिक मीडियम में अगर डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो आयोनाइज नहीं होंगे, अनआयोनाइज्ड होंगे, इसलिए अपोजिट जो भी नेचर होता है उसमें आयोनाइज हो जाते हैं इजीली। देन स्ट्रॉन्ग एसिड, जितने भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है उसकी जो भी पीके की वैल्यू है 2.5 से अगर पीके की वैल्यू कम हो रही है तो हम उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। और हर स्ट्रॉन्ग एसिड आयोनाइज होते हैं ऑल पीएच पर, और जो भी जितना ज़्यादा आयोनाइजेशन उतना कम अब्जॉर्प्शन, मतलब अब्जॉर्प्शन पे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। फिर वेरी वीक बेस, वेरी वीक बेस मतलब क्या है, जो भी पीके की वैल्यू है 5 से कम होगी, देन ये जो भी वेरी वीक बेस अनआयनाइज होंगे ऑल पीएच पे। जैसे हम वेरी वीक एसिड को बोले थे अनआयनाइज एट ऑल पीएच, देखो यहाँ पे याद रखने का ट्रिक कैसे है, जो भी वेरी वीक एसिड है अनआयनाइज एट ऑल पीएच, और जो भी वेरी वीक बेस है ये भी क्या होते हैं, अनआयनाइज एट ऑल पीएच और अब्जॉर्ब अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ, जितना अनआयनाइज ड्रग होगा उतना ज़्यादा जीआईटी से अब्जॉर्ब होगा, इतना याद रखना है हमें। आयोनाइजेशन मतलब अब्जॉर्प्शन कम और अनआयनाइज्ड मतलब अब्जॉर्प्शन ज़्यादा। देन उसके बाद अभी एक लास्ट रहा हमारा मॉडरेटली वीक बेस। देखो यहाँ पे क्या बोला है, मॉडरेटली वीक बेस मतलब ये इंटेस्टिनल के जो भी पीएच है वहाँ पे आयोनाइज्ड नहीं होंगे। ये कहाँ पे आयोनाइज्ड होंगे, एसिडिक नेचर पे, मतलब यहाँ पे जो भी स्टमक है हमारा वहाँ पे ये आयोनाइज्ड होंगे। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो आयोनाइज्ड एट गैस्ट्रिक पीएच, गैस्ट्रिक पीएच पे आयोनाइज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अपोजिट नेचर है पीएच का। रिलेटिवली अनआयोनाइज्ड एट इंटेस्टिनल पीएच, और इंटेस्टिनल पीएच पे अनआयोनाइज्ड होंगे। और क्या बोल रहे हैं, बेटर ऑब्जॉर्व फॉर्म, और इंटेस्टिन पे ये अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएंगे, क्योंकि इंटेस्टिनल पे अनआयोनाइज्ड होते हैं तो अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएंगे। एग्जांपल दिया है रिजरपाइन। और उसके बाद जो भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो, वो आयोनाइज होते हैं ऑल पीएच पे, और जितना ज़्यादा आयोनाइजेशन मैंने पहले बोला था उतना कम ऑब्जॉर्प्शन, सो पुअरली ऑब्जॉर्व फ्रॉम जीआईटी। देखो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे जो भी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ थे जो अब्जॉर्प्शन पे अफेक्ट कर रहे थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अभी जो दूसरे प्रॉपर्टीज़ है जैसे कि पेशेंट रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ जो कि अब्जॉर्प्शन पे अफेक्ट कर रहे थे वो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था, फिर भी एक बार आपको दिखाती हूँ। देखो फार्मास्यूटिकल फैक्टर जो कि अब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर रहे थे वो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने अभी स्टडी की है, उसका 1 पार्ट। ये जो दूसरा है वाला पार्ट है जैसे कि डोसेज फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि ये भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है अब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकती है। यहाँ पे जैसे डिसोल्यूशन टाइम, डिसोल्यूशन टाइम मतलब क्या है, कोई ड्रग पार्टिकल है गिवन अमाउंट ऑफ जो भी सॉल्वेंट है उसमें कितनी देर में वो डिसॉल्व होगा, वो टाइम मतलब डिसोल्यूशन टाइम। डिसइंटीग्रेशन टाइम मतलब जो भी ड्रग पार्टिकल है कितने टाइम में ब्रेक डाउन होगा उस सोल्यूशन में, उसको डिसइंटीग्रेट टाइम बोलते हैं। ये थोड़ा सा हम लिख देंगे, अगर 5 मार्क के लिए आया तो स्टार्टिंग के जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, देन ये बस मेंशन कर देना है। देन पेशेंट रिलेटेड फैक्टर आए तो ये भी बस मेंशन कर देना है। और पेशेंट रिलेटेड कुछ फैक्टर है जो कि अब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एज, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं एंड एल्डर पर्सन होते हैं, उसके ऊपर अब्जॉर्प्शन अलग अलग तरह से होगा। गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम, कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि बिना कुछ फूड मटेरियल, स्टमक में अगर कुछ भी फूड मटेरियल नहीं है देन फिर भी अच्छे से अब्जॉर्व होंगे। एंड कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जिनके लिए स्टमक हमेशा फुल होना, मतलब उसमें फूड प्रेजेंट होना चाहिए। उसके बाद डिसीज स्टेट, डिसीज़ में भी अब्जॉर्प्शन का रेट थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो सकता है, चेंज हो सकता है अगर कोई डिसीज़ है पेशेंट को। देन उसकी ब्लड फ्लो थ्रू द जीआईटी, सारे हमें बस मेंशन कर देने हैं। Thank you for watching my channel, friends.